जी मैं अपील करूंगी, उसकी माँ अस्पताल में नाटक कर रही है कि मैं तो दिमागी मरीज हूँ। जब उसे कोई खतरा ही नहीं तो क्यों नकली रिपोर्टें बनवा रही है? पुलिस इसकी तहकीक करे। इसलिए वो पैसे मांगता था, इस बच्ची पे भी शिद्दत करता था पैसों के लिए। ये मेरे शोहर और मेरी सास ससुर को सिर्फ लालच था अम्मी के पैसों का और अम्मी के जेवर का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना रायवेंड के अंदर और यहां पर एक पुलिस की तरफ से अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस किया गया। जो मकतूला हैं जिनको कत्ल किया गया उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है उससे मुतमईन हैं कि नहीं है, और जो पुलिस ने इनके साथ रवैया इख्तियार किया ये उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। फिर उसके बाद हम पुलिस से भी बात करेंगे कि जी पुलिस ने इस मुलज़म को कैसे ट्रेस किया, इसकी वजह क्या थी। ये सारा कुछ इनसे बात करने के बाद हम पुलिस के पास भी चलते हैं। जी बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, ये जो एक कत्ल था, जो मकतूला हैं वो आपकी क्या लगती हैं? बहन। आपकी सगी बहन है? हाँ जी, सगी क्या बहन। नाम है उनका? रईसा बीबी। रईसा बीबी को जिसने कत्ल किया, ये क्या मामला था, वो क्या लगता था रईसा का, और कत्ल करने की वजह क्या थी? कत्ल करने की वजह यही थी कि जेवर का लालच था उसे, पैसों का लालच था। वो पैसे देती नहीं थी क्योंकि अभी तक वो जिंदा थी, सारा घर का निज़ाम उसके पास था, इसलिए वो पैसे मांगता था। इस बच्ची पे भी शिद्दत करता था पैसों के लिए। बाजी मेरी को भी कई बारी उन्होंने मारा, मिलकर सब घर वालों ने। क्या लगता क्या था आपका, कोई रिश्तेदारी है? वो मतलब एक मेरी बाजी उसकी ताई लगती थी। अच्छा, ताई लगती है, उसकी सखी ताई थी। हाँ जी। कोई और रिश्ता या कोई इस तरह का, क्यों ताई के साथ क्या उनके घर पे रहता था? जी वो मतलब है कि भाई इन्होंने रिश्ता लिया था, मसलन के बाजी मेरी का देवर था, उसके बेटे के साथ भांजी मेरी की शादी हुई थी। अच्छा, जो कातिल है वो उसकी ताई भी थी और सास भी थी। सास भी थी, बिल्कुल। तो क्या नहीं, एक सिर्फ अपने लालच की खातिर उसने कत्ल कर दिया? जी जेवर था उसके पास, बाजी मेरे के पास कुछ पैसे थे, इन्होंने प्लाट प्लूट बेचा था, कोई उस बच्चे की एक ही शादी कर ली थी, कुछ पैसे बकाया थे, वो पैसे पूसे मांगता था। और उसकी वजह से इसका चाचा भी और इसकी चाची भी उसको मारते पीटते थे बाजी मेरी को। उसकी वजह से जो सा वो पैसे मांगता रहता था और जेवर भी था बाजी मेरे के पास। जी नाज़रीन, ये मकतूला के भाई थे। आगे हम चलते हैं। एक खातून है जो मकतूला की बेटी भी हैं और कातिल की वाइफ भी हैं। इनसे जानते हैं कि जी ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने अपनी सास और ताई को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका जो कातिल है वो आपका खावन था। सबसे पहले बताइएगा कि आपके रिश्ते के अंदर क्या कोई ऐसी कबाहत थी कि ये इस हद तक ये मामला आया? लालच भी है लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि कोई नागवार गुजरती हो। क्या मामला था कि उसने आपकी वालिदा को और अपनी सास को कत्ल कर दिया? सिवाय लालच को और कोई मामला नहीं था। ये मेरे शोहर और मेरी सास ससुर को सिर्फ लालच था अम्मी के पैसों का और अम्मी के जेवर का। नहीं, जब उसने शादी कर ली थी तो वो आप लोगों के साथ क्यों रहता था? अपने घर क्यों नहीं लेके गया? इसकी सास ने मुझे घर से इसलिए निकाल दिया था कि अपनी अम्मी से जेवर लाओ, पैसे लाओ, मेरे ज़बरदस्ती की। जब मैंने अपनी अम्मी से नहीं मांगे कि मेरी माँ है, जब वो देगी, जब मैं ज़बरदस्ती कैसे लूँ माँ से, फिर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आपके साथ किस तरह से रहता था? वो सही रहता था? जी बस लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे पैसों के ऊपर ही। कि जब इसके अम्मी अब्बू इसे भेज देते थे ना, हम मेरी अम्मी की तरफ कि जाओ अपनी बीवी से कहो पैसे और जेवर का, उसकी अम्मी से कहो पैसे जेवर का, फिर ये मुझे मजबूर करता था कि जी मुझे बताता भी था कि मेरे अम्मी अब्बू कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे अपनी बड़ी अम्मी से पैसे लो, जेवर लो, शहरीन को कहो ये अपनी अम्मी से कहे, मजबूर करे अपनी अम्मी को। यही मामले थे बस। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप थाने के अंदर खड़ी हैं क्योंकि पुलिस ने उसको पकड़ा। ये बड़ा अच्छा एक काम था कि पुलिस ने उसको बड़ी जल्दी जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्त में आ गया। तो पुलिस का आप लोगों के साथ कैसा रवैया रहा? रवैया ठीक है, लेकिन मेरी मरियम नवाज से अपील है कि एक मुजरिम है गिरफ्त में। मैं बार बार यही अपील करूंगी मरियम नवाज से कि वो एक माँ भी हैं और एक बेटी भी हैं, बहन भी हैं। वो हर रिश्ते का दर्द महसूस भी करेंगी। मैं अपनी माँ की बेटी थी, जो मेरा दिल कोई देखे अंदर से उसने कितना दुखी किया। मेरी एक माँ थी बस, मेरा बाप तो पहले ही फोत हो चुका था, भाई थे नहीं, माँ थी सर पर, उसका साया इन्होंने छीन लिया। मैं बार बार अपील करूंगी मरियम नवाज से, वो मेरे दुख तकलीफ को महसूस करें और जालिमों को उनको अंजाम को पहुंचाएं उन्हें। नहीं, जो कातिल है वो तो गिरफ्त में है, वो तो पकड़ा गया है, उसने ही मारा है। तो आप और किसको चाहती हैं कि जी पुलिस गिरफ्तार करे?
जी पुलिस तहकीक करे, इसके माँ बाप शरीक हैं, पूरे पूरे शरीक हैं। मैं अपने यकीन और दावे से कहती हूँ, इसकी माँ पहले भी तशद्दुद करती थी मेरी अम्मी पर, बस ये थी कि उनकी जान नहीं निकली थी, लेकिन पूरी कोशिश तो इन्होंने पहले भी की थी जान लेने की, पर अल्लाह की जब मर्जी होती है तभी तो इन्होंने सोने और जेवर और पैसे पर पहले भी मेरी अम्मी पर तशद्दुद किया। इनकी ही राय थी अपने बेटे के साथ, वो अकेला ये काम कर ही नहीं सकता, ना वो इतना बड़ा शैतान था, ना वो जिसामत में ताकत में इतना नहीं था कि मेरी अम्मी को अकेले ही मार देता। इसके माँ बाप साथ हैं, मैं बार बार अपील करूंगी कि वो अकेला मुजरिम नहीं है, माँ बाप को साथ उसके साथ गिरफ्त किया जाए। नहीं, तहकीकात अगर पुलिस ना करती तो फिर आपका जो हस्बैंड है, जो खावंद है आपका, वो कैसे पकड़ा जाता, उसने मारा है? अगर वो उनको कोई ऐसा क्लू मिलता कि जी उसके साथ कोई और भी शामिल है तो पुलिस लाजमी बात है उसको भी पकड़ती, क्योंकि कातिल सिर्फ जो होगा उसी को पुलिस ट्रेस करेगी। अगर ये है तो इसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से अपनी कार्रवाई एक पूरी की गई है। चले हम पुलिस से भी बात करेंगे जी कि क्या मामलात हैं, लेकिन वैसे आपको कोई तंगी का शिकार होना पड़ा या इस तरह से कोई पुलिस ने किया आपको कोई जी मैं अपील करूंगी, उसकी माँ अस्पताल में नाटक कर रही है कि मैं तो दिमागी मरीज हूँ, जब उसे कोई खतरा ही नहीं तो क्यों नकली रिपोर्टें बनवा रही है? पुलिस इसकी तहकीक करे, अलग डॉक्टर की रिपोर्टें करवाए उसकी कि वाकई में, अगर वो वाकई में मेंटल है तो हम केस खत्म कर देंगे। मेंटल नहीं है, वो नाटक कर रही है, उसको क्या जरूरत है नाटक करने की? नकली रिपोर्टें बनवा रही है और फिर गायब हो गई। मेरी माँ की लाश घर में, वो गायब हो गई, उसके भाई उसे गायब कर ले गए। क्यों? ये अपने का दर्द तो नहीं होता? मेरी सास भी थी, मेरी माँ की वफात हुई, वो मेरी सास भी थी, चच्ची भी थी, उसका हक था वहां रहने का, क्यों गायब हुई? मैं ये कहूंगी, मैं फिर भी अपील लेकर आऊंगी, अगर उन्हें ना पकड़ा गया और यहाँ थाने में ना डाला गया तो मैं फिर अपील लेकर आऊंगी मरियम नवाज के पास कि सारे मुजरिमों को पकड़ा जाए, अकेला मुजरिम नहीं है वो। जी नाज़रीन, आपने मकतूला की जो बेटी हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। वो बहुत गमगीन भी हैं, गुस्से में भी हैं, और उनका कहना है कि जी कातिल सिर्फ यही मेरा खाविंद नहीं था, इसके साथ इसके माँ बाप भी शामिल थे। अब हम पुलिस की तरफ चलते हैं कि पुलिस की जो एक इंक्वायरी है या पुलिस की जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, वो इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, और पुलिस का इस केस के ऊपर जैसे उन्होंने ट्रेस किया, किस तरह से जो उनकी कार्रवाई थी उसके हवाले से उनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं पुलिस की तरफ। जी नाज़रीन, हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रायविंड जमशेद अब्बास तारड़ साहब के पास पहुंच चुके हैं, जिन्होंने इस अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस किया। मुलजम ने बड़ी महारत के साथ इस केस को जो है ना कोई और रंग देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इंचार्ज साहब से बात करते हैं जी कैसे मुलजम को ट्रेस किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी जमशेद साहब, ये जो अंधे कत्ल की वारदात आपने ट्रेस की, ये बड़ी एक अच्छी बात है और पुलिस की एक बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी थी। लेकिन बताइएगा कि इस जो कातिल को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और कैसे पता लगा जी इसी ने कत्ल किया? देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये 24 दिसंबर रात तकरीबन 1 बजे का वक़ूफ़ है, जो कि जो इनकी फैमिली है, इनको सुबह अर्ली मॉर्निंग पता चल गया, लेकिन 11-12 बजे तक किसी ने पुलिस को इत्तला नहीं दी। पूरी फैमिली जो है वो ऑलमोस्ट जो है उनको यही लग रहा था कि ये चूँकि एजड खतून है तो शायद इसकी नेचुरल डेथ है। और जिसने कत्ल किया था, जो इसके पास रैश पज़ीर था, इसका घर दमाद भी था गुलाम अली, उसने भी किसी तरह किसी को इत्तला नहीं की। तो एक अहले मोहल्ला की 155 की कॉल पे हम पहुँचे हैं, तो उसकी जो मकतूला है उसकी गर्दन पे निशानात थे, जिससे ये बज़ाहिर लगता था कि इसको तशद्दुद किया गया है या किसी तरह इसके गले के अंदर कुछ चीज़ डाल के जो है वो इसका गला दबाया गया, जिससे जो है पुलिस की तफ्तीश का आगाज़ होता है। तो उससे पता ये चलता है कि ये जो मकतूला है, इसका जो दमाद है गुलाम अली, ये गुज़िश्ता 3 माह से इसके पास रहता था। उसके अपने पेरेंट्स ने उसको डिसाउन किया था, घर से निकाला हुआ था, और घर का जो सारा खर्चा था वो गुलाम अली की जो मिसेस है, मकतूला की बेटी, वही चलाती थी। वो किसी के घर में काम करती थी बैरी ऑर्चर्ड में, और वहीं पे रहती थी। मकतूला जो है वो इसके शोहर की वफ़ात हो चुकी है ऑलरेडी 2-3 साल कबल, और उसकी 2 ही बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। एक बेटी की शादी कसूर में हुई है, दूसरी जो है वो इस मुलज़म की मिसेस है जो बैरी ऑर्चर्ड में रहती थी। तो फिर हमने जब मुलज़म से तफ्तीश की, आपको इसके पास रैश पज़ीर थे। आपको मुलज़म पर शक कैसे हुआ कि जब मुलज़म को आपने पकड़ा, तफ्तीश का अमल जहाँ से शुरू हुआ, मकतूल का कैसे पता, मकतूला से कातिल है जो, वो कैसे आपकी गिरफ्त में आया, गिरफ्तार कहाँ से किया? देखें, बात यह है कि एक बंदा 3 माह से एक रहायश पज़ीर है किसी के साथ, और एक रात वो उसके साथ नहीं वहाँ पे स्टे करता और उसकी डेथ हो जाती है अचानक। मीन्स कि आप लोगों को शक ही उसी पर हुआ और आपने उसी को पकड़ा और उसी से इंटरोगेशन की? जी बिल्कुल ऐसी है। जब हमने उसको इंटेरोगेट किया तो उसका कहना था कि रात वो अपने पेरेंट्स की तरफ से था, यहाँ नहीं सोया, वो सोने के लिए आया था, लेकिन अंदर से ना वो दरवाज़ा लॉक था, तो मैं वापस चला गया था। जिस पे जो है वो हमें शक गुजरा है कि ये एक दिन जो है इसने स्टे नहीं किया तो उसका मर्डर हो गया। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तो जो है ये सोया नहीं, तो किसी ने इस बात से फ़ायदा उठाया है।
یا تو یہ بہت بڑا جو ہے اس کا محافظ تھا، اگر کوئی اور نہیں ہے تو پھر یہ ڈیفینیٹلی یہ ہے، جس پہ جو ہے وہ ہم نے اس کی فیملی جو ہے ساری جو ہے ان کو انٹیروگیٹ کیا ون بائی ون، تو پتہ چلا اس کے چھوٹا بھائی اس نے بتایا کہ یہ رات کو اپنے گھر پہ نہیں تھا، جس سے ہمارا شک جو ہے مزید اسٹرانگ ہو گیا، تو ہم نے اس کو جو ہے پھر وہ ٹیکنیکلی اور جو ہے روایتی طور پہ ہم نے اپنی اس کی تفتیش کی تو وہ بریک ہو گیا جس سے۔ اچھا مجھے بتائیے گا، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ جو لاحقین ہیں مقتولہ کے، ان کو شک تھا کہ جی اس کی جو لڑکے کی جو یہ آپ غلام علی بتا رہے ہیں قاتل، اس کی والدہ نے قتل کیا، اور ابھی میری بات ہوئی ہے ان سے بھی، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے جو ماں باپ ہیں وہ برابر کے شریک ہیں۔ آپ کی انٹروگیشن کیا کہتی ہے؟ کیا واقعی اس قاتل کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ شامل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک اندھا قتل ہے، جب اندھا قتل کو پولیس ٹریس کرتی ہے تو جس نے قتل کیا اس تک پہنچ پاتی ہے، تو میرے خیال میں اس کے علاوہ جو بندہ اور انوالو ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کو ڈھونڈنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ڈیجیٹل دور ہے، آپ کے پاس فرانزک کے شواہد ہوتے ہیں، ڈی این اے کے شواہد ہوتے ہیں، تو اس گردن پہ جس نے ہاتھ ڈالا ہے وہ ڈی این اے بھی ہم نے محفوظ کروا کے وہاں پہ بھیجا ہے، تو اس سے بھی یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ جو جہاں تک مدعی کا موقف ہے، اس 302 میں مدعی کے موقف کو بڑی تقویت پولیس دیتی ہے، اور ہر حوالے سے ہم اس کی تفتیش بھی کرتے ہیں، لیکن سر دست جو باقی فیملی ہے، چونکہ یہ آپس میں ان کی پرانی جو ہے چپکلش ہوتی ہے فیملیز کے اندر، تو یہ آپس میں جو ہے وہ چچا زاد بھی ہیں، پھر یہ اس کی طرف شادی بھی ہوئی ہے اس کی، ان کے ڈبل رشتے ہیں، لیکن ان کی آپس میں نچاکی جو ہے چھوٹے موٹے معاملات پہ بڑی پرانی چلتی آ رہی ہے۔ تو مدعی کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن تفتیش کے اندر جو ہے وہ سر دست یہی نکلا ہے۔ اور ایک بات بڑی قابل ذکر میں نے آپ کو نہیں بتائی کہ جب مقتولہ کا اس نے مرڈر کیا ملزم نے، تو اس کی قمیض پھٹ گئی تھی، تو جب اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو اس نے وہ چینج کر دی تھی کہ کسی طریقے کسی کو پتہ نہ چلے، وہ اس کی بیٹی نے بتایا، پھر ہم نے دوران تفتیش اس کی نشاندہی پہ جو ہے وہ قمیض بھی برآمد کی، وہ قمیض سے بھی ڈی این اے آنا ہے، وہ ہر جگہ پہ وہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی سائنٹیفکلی جو ہے، اگر کوئی بندہ اور بھی ہوا تو وہ بھی چیز نکلے گی، لیکن تفتیش میں سر دست جو ہے وہ یہی ہے، اور ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہے۔ اچھا بتائیے گا کہ جو لواحقین ہیں ان کے، وہ بتاتے ہیں کہ جی کوئی لالچ تھا، کوئی زیورات تھے اس کے پاس، اگر آپ کی انٹروگیشن کے دوران آپ کو ان کی قتل کی وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ کیا کوئی لالچ تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں ہر وقوع کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ناد ہوتی ہے، چھوٹی سی لڑائی ہو یا مرڈر ہو، اس کے پیچھے جو ایکچوئل وجہ ناد یہ ہے کہ ملزم کے پیرنٹس نے اس کو گھر سے نکالا تھا، تو یہ ان کے پاس رہتا تھا، یہ کرتا کچھ نہیں تھا، میں نے بتایا کہ یہ اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کا خرچہ ایون جو یونیورسٹی کا ہے وہ بھی مقتولہ اور اس کی جو اپنی مسز ہے وہ پورا کرتے تھے، جس پہ جو اس کی ساس ہے مقتولہ، وہ اس کو اکثر جو ہے وہ کہتی تھی کہ تم بالکل کسی کام کی نہیں ہو، اور ساری فیملی میں جو ہے وہ اس کو بے عزت جو ہے وہ کیا جاتا تھا، اور اس کو اکثر کہتی تھی کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، جس بات پہ جو ہے ملزم کو اس بات کا رنج تھا، تو اس نے پھر یہ جو ہے پلان کیا کہ میں چونکہ اس کو ختم کر دوں، گھر بھی مجھے مل جائے گا، اور باقی چیزیں میرے والدین پہلے مجھ سے ناراض ہیں، تو میں انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ سکون سے لائف گزاروں گا، اور میری مسز جو کماتی ہے وہ بھی اکیلا میں کھاؤں گا، بیسیکلی یہ جو ہے اس کے پیچھے وجہات۔ اچھا جو قاتل ہے یہ آپ کو کوئی مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ ایک روٹین وائز مطلب کہ اس طرح کے جرم کے اندر مطلب کہ ملوث ہوتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ایک یہ جو رنجش بتا رہے ہیں، جو جھگڑے بتا رہے ہیں، وہی وجہ ہے؟ مطلب کہ ایک یہ یوز ٹو تو نہیں ہے اس طرح کی وارداتوں کا؟ نہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا، چھٹا سمیسٹر ہے، بی ایس ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، تو اس کا نہ کوئی سابقہ ریکارڈ ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی ہے، یہ پہلا ہی وقوع ہے جو اس نے کیا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ اندھا قتل جب ہوتا ہے تو وارداتوں کے لیے بہت سی ایسی آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، افسران کی طرف سے بھی آپ کو پریشر ہوتا ہے، لوگ جو سفارشات کی بھی جو ہے نا وہ دوڑے لگا دیتے ہیں کہ جی ہمارے اس پکڑے ملزم، جیسے اب یہ پارٹی کہتی ہے کہ جی اس کے ماں باپ بھی ساتھ ملوث ہیں، تو آپ کو کن مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جو پریشر ہوتا ہے نا بیسیکلی سینئرس کی طرف سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایز سون ایز پاسیبل جو ہے وہ اس کو ٹریس کریں، اس کے علاوہ جو میرٹ ہے اس کے حوالے سے ہمیں کوئی پریشر نہیں ہوتا کہ کسی کی سفارش پہ آ کے، خاص کر 302 کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے بالکل جو ہے کسی کی سفارش کو نہیں ہم مانتے، اس میں جو میرٹ ہے 100% وہی افسران کی بھی جو ہے یہی ایس او پی ہے، یہی ریکوائرمنٹ ہے، اور ہم خود بھی جو ہے کنسرن جو اسٹیشن ہے اس کی بھی ہر ممکن یہی ایفرٹ ہوتی ہے کہ اس کو میرٹ کو جو ہے ملوث رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو انشور کیا جائے۔
अच्छा, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा साहब, उनकी बड़ी एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो क्या कोई मतलब कि इस केस को ट्रेस करने के लिए भी आपके ऊपर कोई इनकी तरफ से भी कोई प्रेशर था, या रूटीन में जो मतलब कि एक आपको कहते हैं कि जी आपने ये काम है इसको करना है, कोई मुकदमात एक तफ्तीशी के पास 300 400 मुकदमात हैं, तो किस तरह से मतलब कि आपने इसको हैंडल किया? देखें, ये 302 जो जुर्म है, ये एक बड़ी हीनियस वारदात है, वकूआ है। इसको जो है बाकी मुकदमात के मुकाबले में ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं, और हर अफसर जो है वो ऑन बोर्ड होता है और इसको बड़ा सीरियसली और टाइमली हर अफसर की कोशिश होती है यकसू हो। जहाँ तक आपने बात बताई कि जो प्रेशर है वो इस तरह का प्रेशर नहीं होता, वो बड़ी चेक एंड बैलेंस जो है वो लाजमी होता है। अफसर खुद जो है सीनियर्स वो भी वकूबे का विज़िट करते हैं और यही कोशिश होती है एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है इसको जो है यकसू किया जाए। बस इस हद तक की जो है वो पॉजिटिव चीज़ होती है। सीनियर्स जो हैं वो उसका चेक एंड बैलेंस एक हायरार्की है, हायरार्की के तहत हर अफसर जो है वो चीज़ें देखता है और मॉनिटर करते हैं। मीन्स कि आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा? इस तरह की कोई बात नहीं। वैसे भी जो है मेरा कोई 10वां 11 थाना है एज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, तो इस तरह का कोई प्रेशर जो है वो नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा कि आपने अभी बात की कि अभी इंटेरोगेशन जारी है, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि आपको शवाहिद तो तमाम मिल चुके हैं, ये अकेला ही बज़ाहिर जिस तरह से आप बता रहे हैं उससे जो है ना वो नज़र आ रहा है कि यही कातिल है, तो अगर कोई चीज़ सामने आती है तो दूसरे मुल्ज़मान को भी पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल ऐसे है जी। हम तफ्तीश जो मुद्दई का मौक़िफ़ है, जिस तरह आपने कहा कि उसको शक है कि और लोग भी हैं, इसकी फैमिली भी है, तो हम इस हवाले से जो है रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास रिमांड पे है, हम टेक्निकली भी चीज़ें देखते हैं। उसके अलावा भी उसकी फैमिली को हमने प्रॉपर इंटेरोगेट किया है और इसकी तफ्तीश जो है वो हम रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। अगर कोई और बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो डेफ़िनेटली इसमें चालान होगा। जी नाज़रीन, जब शहीद अब्बास तारड़ साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये एक अंधे कत्ल की वारदात थी। गुलाम अली कातिल, जिसने अपनी सास और ताई, ये 2 रिश्ते थे, जिसने उसको कत्ल कर दिया। हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि हमारे अंदर सब्र ख़त्म हो चुका है। घरेलू नाचाकियाँ जो है वो इंसान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती हैं कि इंसान जो है वो मुल्ज़म बनने तक आ पहुँचता है। बहरहाल जो कातिल है उसको सज़ा तो मिलेगी, क्योंकि उसकी मजबूरी देख के उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप को और दूसरों को इतना तंग क्यों करते हैं कि कोई किसी न किसी मोड़ पर जा पहुँचे और वो किसी ऐसे फ़ैसले पे जाए कि जिसका नुकसान उसको भी हो और उसके दूसरों को भी हो। हमें सोचना चाहिए कि हम कोई भी अपने फैमिली के अंदर रहते हुए, क्योंकि देखें ये रिश्तेदार हैं आपस में, इनके डबल रिश्ते हैं, और फिर भी इस तरह की नाचाकी और घरेलू मामलात हैं, इनको सुलझाए रखना चाहिए। वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते। अगर हम एक दूसरे को टाइम दें तो उससे हम एक दूसरे की बेहतरी कर सकते हैं। टाइम अच्छा भी आ सकता है, लेकिन जो घरों के हालात हैं उनको हमें बेहतर करना चाहिए, ताकि जो इस टाइम गुलाम अली फेस कर रहा है ये किसी और को फेस ना करना पड़े, क्योंकि अब उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। 302 का मुकदमा है, 302 का जुर्म उसके ऊपर लगा है और वो सज़ा भुगतेगा, और उसको फिर ही उसके बाद जो है ना वो जो भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई या सज़ा मिलती है वो देखेंगे। और हमें सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे को टाइम दें और इस तरह की नाचाकियाँ जो है वो ना करें, क्योंकि पुलिस जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ती। मुल्ज़म आकर एक ना एक दिन वो पुलिस के हाथे चढ़ ही जाता है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।